कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि हमें किसने चोट दी, बल्कि ये होता है कि क्या हम उस दर्द को हमेशा अपने साथ ढोएंगे। किताबें अक्सर हमें वो जवाब देती हैं जो लोग हमें कभी नहीं दे पाए। और आज किताबी राह पर हम एक ऐसी किताब की ओर बढ़ते हैं जो हमें सिखाती है माफ करना, उसी को जिसे हम सबसे ज्यादा दोषी मानते हैं। लाइसा टरकर्स्ट की लिखी ये किताब फॉरगिविंग व्हाट यू कांट फॉरगेट सिर्फ एक किताब नहीं, एक साफ रास्ता है उस धुंध से बाहर जहां हमारा दिल बरसों से फंसा है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब के 7 सबसे गहरे और जरूरी सबक जो आपको अपने जख्मों से मुक्ति की ओर ले चलेंगे। किताबी राह में आपका स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नया रास्ता दिखाता है। नंबर 1, माफ करना भूलने के बराबर नहीं होता। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर हम किसी को माफ कर दें तो इसका मतलब है कि हम उनके द्वारा किए गए बुरे व्यवहार को भूल गए हैं या उसे सही ठहरा दिया है। लेकिन लाइसा इस भ्रम को तोड़ती है। वह कहती हैं कि फॉरगिवनेस डजंट मीन रिकंसिलिएशन एंड इट डेफिनेटली डजंट मीन एमनीजिया। यानी माफी और मेल मिलाप दो अलग चीजें हैं। और माफ करने का मतलब ये कतई नहीं कि आप अपने जख्म भूल जाएं। जब किसी ने आपको धोखा दिया हो, अपमानित किया हो या गहरा मानसिक आघात पहुंचाया हो, तो उससे जुड़ी यादें रहना स्वाभाविक है। लेकिन उन यादों को लेकर जीना या उन्हें रोज दोहराते रहना आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। माफी का मतलब है आप खुद को उस दर्द से आजाद कर रहे हैं जिसकी जंजीर आपको उस इंसान से बांधे हुए है। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा संघर्ष यही होता है कि आप खुद को कैसे यकीन दिलाएं कि मैं माफ कर सकता हूं, भले ही मैं भूल ना सकूं। लाइसा कहती है कि माफ करना एक निर्णय है, एक भावना नहीं। आपका दिल शायद अभी तैयार ना हो, लेकिन आपकी आत्मा उस बोझ को छोड़ने के लिए तड़प रही होती है। माफ करना खुद को आजादी देना है। यही वो पहला कदम है जो हीलिंग की तरफ ले जाता है। माफी किसी और के लिए नहीं, ये खुद के लिए होती है। नंबर 2, दर्द को पहचानना, दबाना नहीं। हम में से ज्यादातर लोग दर्द से भागते हैं, कभी व्यस्तता की ओट में, कभी मैं ठीक हूं की मुस्कान के पीछे। लेकिन लाइसा कहती हैं कि दर्द को अनदेखा करने का मतलब है उसे जड़ पकड़ने देना। दर्द बिल्कुल गीली दीवार की सीलन की तरह होता है। ऊपर से रंग रोगन कर दीजिए, कुछ दिन बाद फिर उभर आएगा। सबसे पहले हमें ठहर कर पूछना होता है, मुझे असल में किस बात ने चोट पहुंचाई? क्या वो विश्वासघात था, अपमान था, या किसी अपने ने साथ छोड़ दिया? एक बार आप दर्द का नाम ले लेते हैं, वह अबूझ शैतान से पहचाना मेहमान बन जाता है। बात बात पर फूट पड़ने वाला गुस्सा, निराशा या सुन्न सी खालीपन, ये सब दर्द के भेस हैं। इन्हें पहचानिए ताकि सही मरहम लग सके। दूसरा चरण है दर्द को महसूस करना। लोग कहते हैं रो मत, मजबूत बनो, लेकिन आंसू दबाने से घाव भरता नहीं, बस भीतर पकता है। लाइसा सुझाव देती है कि आप अपनी कहानी लिखें, जैसे हुआ वैसा, बिना सेंसर के। फिर उसे अलाउड पढ़ें या किसी विश्वसनीय मित्र, थेरेपिस्ट को सुनाएं। यह क्रिया मस्तिष्क को संकेत देती है, मैंने दर्द को देखा, स्वीकारा, अब वह छिपा हुआ दुश्मन नहीं है। जब दर्द सुन लिया जाता है तो वह चीखना बंद कर देता है। अंतिम हिस्सा है दर्द को अर्थ देना। यहां कोई सस्ते से नारे नहीं, सब कुछ अच्छे के लिए होता है, बल्कि ईमानदार प्रश्न, मैंने इस अनुभव से क्या सीखा? कभी जवाब होता है सीमाएं खींचना, कभी दूसरों के दर्द के प्रति करुणा, और कभी सिर्फ ये कि मैं अब भी सांस ले रहा हूं, यानी उम्मीद बाकी है। जब दर्द को अर्थ मिलता है, वह हमारी कहानी में एक अध्याय बन जाता है, पूरी किताब नहीं। इसी बिंदु पर माफी की यात्रा में अगला दरवाजा खुलता है। नंबर 3, कड़वाहट को छोड़ना। आजादी की पहली सीढ़ी कड़वाहट एक धीमा जहर है। आप उसे पीते हैं, उम्मीद करते हैं सामने वाला मरे, पर असल में यह आपकी ऊर्जा, रचनात्मकता और रिश्तों को चाट चाट कर खत्म करता है। लाइसा कहती हैं, बिटरनेस इज द एनिमीज फेवरेट प्रिजन बिकॉज द डोर स्टेज ओपन। फिर भी हम अंदर बैठे रहते हैं। सबसे पहले समझिए कि कड़वाहट कैसे पनपती है। दर्द, अनुत्तरित न्याय, समय, कड़वाहट। दर्द हुआ, न्याय नहीं मिला और आप उसे सालों तक पकड़े रहे, तो भीतर मैं सही हूं,
दुनिया गलत का अभेद्य किला बन जाता है। इस किले को गिराने की कुंजी है ईमानदार इन्वेंट्री। कागज पर लिखिए, मुझे किस किस पर गुस्सा है। हर नाम के सामने सवाल डालिए, क्या मैं उन्हें अपना भविष्य तय करने दे रहा हूं? जब आपको दिखे कि फलां व्यक्ति की गलती की कीमत आपके वर्तमान ने चुकाई है, तो छोड़ना आसान होने लगता है। कड़वाहट छोड़ने का मतलब दोषी को छूट देना नहीं, खुद को बेल पर रिहा करना है। लाइसा एक व्यावहारिक अभ्यास सुझाती है। रिलीज ब्लेस। अपनी मुट्ठी को कसा हुआ रखें। यह वह पकड़ है जो आपने शिकायतों पर जमा रखी है। अब गहरी सांस लेकर मुट्ठी खोलिए और धीरे से कहिए, मैं तुम्हें जाने देता देती हूं। शारीरिक हरकत दिमाग को संकेत देती है कि निर्णय हो चुका। इसके बाद दूसरा चरण, ब्लेस। हो सकता है आप अभी दिल से आशीर्वाद न दे पाए, तो भी कम से कम यह कहिए, मैं तुम्हारे लिए वह सब चाहती हूं जो परमात्मा उचित समझे। यह वाक्य आपके भीतर जहरीले विचारों के लिए डिटॉक्स का काम करता है। ध्यान रखिए, कड़वाहट छोड़ना एक एक बार का काम नहीं, दैनिक चयन है। हर बार जब पुरानी चोट याद आए और गुस्सा सिर उठाए, उसी क्षण दोबारा छोड़ दीजिए। यह प्रक्रिया थकाएगी, पर हर बार जंगली बेल काटने से रोशनी थोड़ी और भीतर आएगी और एक दिन आप पाएंगे दिल में कड़वाहट की जगह नई हरियाली उग आई है। नंबर 4, न्याय चाह से मुक्ति। अन्याय सहने के बाद हमारा मन चीख चीख कर कहता है, उसे भी भुगतना चाहिए। यह स्वाभाविक है, मगर यही चाह जब दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेती है, तो आप हर सुबह बैलेंस शीट लेकर उठते हैं। उसने क्या खोया, उसे क्या सजा मिली। लाइसा बताती हैं कि न्याय का बोझ इंसान के कंधे के लिए बहुत भारी है। यह ईंट दरींट गुस्से की उसेनी बनाता है, जिसकी ऊष्मा अंततः आपको ही जला डालती है। सबसे पहले न्याय के अपने मानवीय संस्करण को पहचानें। क्या हम सच में निष्पक्ष हैं? ज्यादातर मामलों में हम अपना दर्द 100x जूम से देखते हैं, पर सामने वाले की मजबूरी माइक्रोस्कोप से जांचने को तैयार नहीं होते। लाइसा सुझाती है, पर्सपेक्टिव स्विच। कागज पर 2 कॉलम बनाएं। उन्होंने क्या किया और क्या मैं भी कभी किसी को चोट पहुंचा चुका हूं? जब हम ईमानदारी से दूसरा कॉलम भरते हैं, तो एहसास होता है हम भी इंसानी कमजोरियों के तहत गिर चुके हैं। यह विनम्रता न्याय की पगडंडी को थोड़ी समतल बना देती है। दूसरा कदम है जस्टिस ट्रांसफर। धार्मिक भाषा में कहें तो न्याय भगवान पर छोड़ो। व्यावहारिक भाषा में आप अपना हिस्सा, सीमाएं खींचना, कानूनी या स्वस्थ कदम लेना पूरा कीजिए। शेष परिणाम प्रबंधन ब्रह्मांड को सौंप दीजिए। जब आप न्याय इंचार्ज की कुर्सी से उठकर बाहर आते हैं, तो कंधों से अनदेखा बोझ उतरता है। यह भाव मुक्त करता है, अब मेरा काम जीना है, जज बनना नहीं। आखिरी चरण है भरोसे का अभ्यास। हर बार जब मन में सवाल उठे, अगर उसे सजा न मिली तो खुद को याद दिलाइए, न्याय देर सवेर किसी न किसी रूप में होता ही है। यह विश्वास भीतर शांति का द्वार खोलता है, और जब आपका ध्यान कब, कैसे से हटता है, तो आप ऊर्जा उन चीजों में लगा पाते हैं जो सचमुच आपकी दुनिया सुंदर बनाती हैं। रिश्ते, रचनात्मकता और आत्मविकास। यही न्याय की चाह से मुक्ति का असली पुरस्कार है। नंबर 5, खुद को दोष देना बंद करना। आश्चर्यजनक रूप से पीड़ित अक्सर अपराधी को कम और स्वयं को ज्यादा कसूरवार ठहराता है। सोचते हैं, मैंने ही भरोसा किया, मैंने ही संकेत नहीं पहचाने। इस सेल्फ ब्लेम लूप में आप बार बार वही घटना रिप्ले करते हुए कहते हैं, काश मैं उस दिन। लाइसा इसे आईना केदी कहती है। आप खुद को आईने में घूर घूर कर सजा सुनाते रहते हैं। पहला कदम है तथ्यों और भावनाओं का अलगाव। एक चार्ट बनाएं, दिस इज वॉट हैपेंड और दिस इज वॉट आई फील अबाउट इट। जब आप देखने लगते हैं कि घटना और उसकी व्याख्या 2 अलग चीजें हैं, तो दोष भाव थोड़ा ढीला पड़ता है। दूसरा अभ्यास है कंपैशनेट फ्रेंड टेस्ट। मान लीजिए वही कहानी आपका सबसे प्यारा दोस्त सुना रहा होता, आप उसे क्या जवाब देते? 9% मामलों में आप दोस्त को दया, समझ और समर्थन देते। अब वही दया खुद पर लागू करें। यह सेल्फ कंपैशन का बीज है। चढ़ी सीमा रेखा, हेल्थी बाउंड्री पर काम करना भी जरूरी है। जब आप स्पष्ट कर देते हैं कि दुर्व्यवहार स्वीकार्य नहीं, तो भविष्य में मैंने फिर गलती कर दी वाला अपराध बोध घटता है, क्योंकि आपने अपने हिस्से का सुरक्षा प्रबंध किया हुआ है। यह नई आदत
एक संदेश देती है, गलती मेरी नहीं थी, पर अब मेरी जिम्मेदारी है कि खुद को दोबारा न चोट पहुंचने दूं। अंततः लाइसा ग्रेस नैरेटिव को अपनाने को कहती है, एक वैकल्पिक कहानी जहां आप खुद को दोषी नहीं बल्कि एक बहादुर सर्वाइवर देखते हैं। इस नए नैरेटिव में अक्षर अक्षर लिखा है, मैंने सहा, मैं टूटा, लेकिन मैं उठ खड़ा हुआ, और यही मेरी ताकत है। जब आप यह कहानी दोहराते हैं तो सेल्फ ब्लेम की धुंध छोड़ती है और भीतर एक स्वीकृति उगती है, आप राहगीर हैं, गुनहगार नहीं। यही क्षमा यात्रा का आत्ममुक्ति चरण है। नंबर 6, भावनात्मक सीमाएं, इमोशनल बाउंड्रीज बनाना। माफ कर देना किसी का फ्री पास नहीं कि वह वापस आकर फिर चोट पहुंचाए। लाइसा जोर देती है कि बाउंड्रीज आर द गार्ड रेल्स ऑफ फॉरगिवनेस। वे बताते हैं कि आप सम्मान के बिना संपर्क स्वीकार नहीं करेंगे। सीमा विहीन क्षमा वैसी ही है जैसे खुली खिड़की के साथ एयर कंडीशनर चलाना, ऊर्जा खत्म, परिणाम शून्य। सीमाएं तय करने के लिए सबसे पहले पहचानिए कि कौन सी क्रियाएं आपको ट्रिगर करती है। तानों से भरी बातचीत, अनचाहे फोन कॉल या वित्तीय दोहन। हर ट्रिगर के सामने लिखिए, इसे रोकने के लिए मैं क्या नियम बनाऊंगा। उदाहरण, यदि वह व्यक्ति गाली देगा तो कॉल तुरंत डिस्कनेक्ट करूंगा। यह स्पष्ट, मापनीय और पालन योग्य नियम है। सीमा लागू करने की कला में आता है स्पष्ट संवाद। एक सरल, आदरपूर्ण वाक्य, मैं तुम्हें माफ करती हूं, पर अब शब्दों वाले फोन मैं रिसीव नहीं करूंगा गी। ध्यान रखें, सीमा का उद्देश्य सजा देना नहीं, स्वसुरक्षा है। इसे ओवर एक्सप्लेन या जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। जब आप अपने नियमों पर अटल रहते हैं तो सामने वाला धीरे धीरे व्यवहार समायोजित करता है या दूर हट जाता है। दोनों ही स्थितियां आपकी मानसिक शांति के लिए जीत हैं। कभी कभी आपको लचीली सीमाएं भी बनानी पड़ती हैं। परिवार में रहकर अजनबियों सा अंतर रखना संभव नहीं, तो किस समय और किन परिस्थितियों में आप मुलाकात करेंगे, यह तय कीजिए। सीमाओं से अधिक गिल्ट न पालें। याद रखिए, माफी आपका हक था, सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। सीमाएं आत्मसम्मान का घोषणा पत्र होती है। वे दुनिया को बताती हैं कि आप खुद को मूल्यवान समझते हैं। और जब आप अपनी कीमत पहचानते हैं तो हीलिंग तेजी से होती है, क्योंकि दिल भरोसेमंद माहौल में खुद को सुरक्षित पाता है। यही भावनात्मक सीमाओं का सार है, माफी को टिकाऊ बनाना। नंबर 7, परमात्मा में भरोसा रखकर पुनर्निर्माण। माफी की आखिरी मंजिल केवल दर्द छोड़ना नहीं, एक नया खूबसूरत जीवन बनाना है। लाइसा इसे रीबिल्डिंग विद गॉड्स नैरेटिव कहती है, जहां आप अपनी टूटी कहानियों को ईश्वर के पुनर्सृजन वाले हाथों में सौंप देते हैं। यह चरण 3 स्तंभों पर टिका है। 1, उम्मीद की पुनर्परिभाषा। अब खुशियां उसी पुराने रिश्ते, उसी परिस्थिति से नहीं, बल्कि स्वयं के विकास और ईश्वरीय योजना से जुड़ती है। सुबह उठकर पहला विचार होता है, आज मैं किस नई सीख के साथ आगे बढ़ूंगा। तो आभार प्रशिक्षण। हर दिन कम से कम 3 चीजें लिखिए जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। 1 कप चाय की भाप, दोस्तों की हंसी या अपने भीतर बढ़ती दृढ़ता। आभार मस्तिष्क में न्यूरल पैटर्न बदलता है, निगेटिव बायस को कम करता है और आपको पुनर्निर्माण के लिए ईंधन देता है। 3, सामुदायिक जुड़ाव। हीलिंग अकेले भी हो सकती है, पर फलती फूलती है समुदाय में। किसी सपोर्ट ग्रुप, चर्च, पूजा समिति या कला क्लब में जुड़िए, जहां आप साझा मानवीय कहानियां सुने। दूसरों के घाव और उम्मीदें देखकर आपको एहसास होगा, मैं अकेला नहीं हूं। लाइसा यहां एक खूबसूरत छवि देती है, केंटसुकी, जापानी कला जिसमें टूटी हांडी को सोने से जोड़कर और अधिक कीमती बनाया जाता है। वही सोना आपका विश्वास है और दरारें आपका बीता दर्द। जब आप परमात्मा पर भरोसा करके दरारों में उम्मीद का सोना भरते हैं तो आपका जीवन टुकड़ों से कला में बदलता है। पुनर्निर्माण का परिणाम यह नहीं कि आप कभी उदास नहीं होंगे, बल्कि अब उदासी में भी आशा की लौ दिखेगी। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो कह पाएंगे, मेरा दर्द ही मेरी ताकत बना, मेरी कहानी अब किसी और की चिंगारी बन सकती है। यही है फॉरगिवनेस जर्नी का स्वर्णिम समापन, एक ऐसा अंत जो हर दिन एक नई शुरुआत लिखता है। आपने आज जो सुना वो सिर्फ किसी और की कहानी नहीं थी, वो शायद आपकी अपनी कहानी थी। कभी न भूल पाने वाला धोखा, अधूरा क्लोजर और एक मन
जो हर दिन थोड़ा और टूटता गया। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे पल में फंसे हुए हैं जहां हम कहना चाहते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से आवाज आती है मैं अब भी टूटा हुआ हूं। आज आपने माफी के उन 7 रास्तों को जाना जो लाइसा टर्क्यूस ने अपने आंसुओं से खोजे थे, और आज आपने भी उनके साथ एक कदम आगे बढ़ाया। याद रखिए, माफी कोई फैसला नहीं, ये रोज का अभ्यास है। ये उन जंजीरों को तोड़ना है जो किसी और ने नहीं, हम खुद ने अपने गले में डाल रखी थी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में कोई हलचल पैदा की है तो उसे वहीं मत रोकिए, शेयर कीजिए, उस तक पहुंचाइए जो आज भी एक माफी की तलाश में है। किताबी राह की अगली कहानी फिर एक नए जख्म का मरहम होगी। तब तक खुद से जुड़िए, किताबों से जुड़िए और इस राह पर साथ चलते रहिए।